गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज़्यादा करंट टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। अब आप सोचोगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, मतलब कि 31 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारे पहले गृह मंत्री, कौन से, हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन क्या किया जाता है, हमें इसको मनाते हैं। ठीक है, और इसको पहली बार 2014 में मनाया गया था। मतलब कि पहली बार इसको 2014 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था कि हम क्या करेंगे, इस आज के दिन क्या मनाएंगे, कि एकता दिवस मनाएंगे। इस चीज़ को बताया गया 2014 में। उसके बाद क्या हुआ, जो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आज 2022 में इनकी 147वीं जयंती है। ठीक है, कौन सी 147वीं जयंती है। अब हम पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, ये कौन थे, क्या थे, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप वो ही समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यही से इतना बना देते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, इनके बारे में पूरा बता देंगे। ये 1947 से 1950 तक भारत के उप पीएम, कौन से, उप पीएम या उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों रहे। ठीक है, वहाँ पहले के टाइम में क्या होता था कि जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते थे उनको एक माना जाता था। ठीक है, उप पीएम और गृह मंत्री, और ये हमारे भारत के पहले थे, कौन से थे, हमारे भारत के फर्स्ट उप मंत्री, उप पीएम और गृह मंत्री थे ये। ठीक है, और इनके ही द्वारा क्या किया था, इनके ही द्वारा 565 रियासतों को भारत में विलय किया। इन्होंने सीधा देखिए प्रस्ताव रखा, कोई भी रियासत हो, आपकी भी रियासत होगी, आप प्रस्ताव रखोगे कि आप या तो स्वेच्छा से अपने भारत में स्वीकार कर लीजिए, या तो हम सेना लेके खड़े, आप युद्ध कर लीजिए। तो उसने, रियासत ने ये सोचा कि देखो हमारी जनता के मरने से बढ़िया है कि हम इस चीज़ में स्वेच्छा से कर लें, जिससे कि हम एकता अखंडता की एक सीमा हो, और इसमें बहुत बड़ी सीमाओं में हमारी रक्षा दूसरा करे, और हम कहीं और नहीं जा रहे कि अंग्रेज की तरह कि हमें पैसे दो, कुछ नहीं मांग रहे ये। ठीक है, एक एकता मांग रहे हैं, जब तक आप हो तब तक शासन कीजिए, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम के तहत हम शासन करेंगे। ठीक है, आपकी फैमिली जब तक है तो चलेगी, जैसे सिंधिया परिवार हुआ। ठीक है, इस टाइप से क्या हुआ, इन्होंने बातचीत की। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, 3 रियासतें थी। ठीक है, एक थी हैदराबाद, एक थी जम्मू कश्मीर, और एक रियासत और थी, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, और एक रियासत और थी शायद इस टाइम याद नहीं आ रहा उस टाइम। तो जो हैदराबाद पे थी वो क्या की गई थी, पुलिस कार्रवाई की गई थी। कैसी, पुलिस की भेस में आर्मी को वहाँ पे घुसा दिया, क्योंकि वहाँ का शासक मुस्लिम था और वहाँ की अधिकतर जनता क्या थी, हिंदू थी। और इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में को आपको पता ही है, वहाँ के जो पीएम था, या मतलब जो क्या मतलब पीएम बोले तो राजा के बगल में होता है ना, पीए टाइप सा है ना, तो उसने क्या किया था, उसने चालबाजी करके जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा अलग प्रावधान दिलाया था, जिसके बाद इसको 2009 अभी हाल फिलहाल में ही इसके नियम भारत में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, वो 365 को हटाकर। ठीक है, और इसके बाद जो भारत का क्या हो गया, एक अभिन्न अंग हो गया, जम्मू कश्मीर क्या हो गया, भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल हो गया। ठीक है,
अब जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। उसके बाद एक और देसी रियासतों का विलय, एक रियासत और थी, एक रियासत कौन सी थी, एक रियासत और थी जिसके ऊपर भी कार्रवाई की थी, ठीक है, बम्बई साइड थी वो रियासत, याद नहीं आ रहा वो, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट है, याद नहीं आ रहा। तो उस रियासत पे भी इसी टाइप से कब्जा किया था क्योंकि वहाँ पे जनता से वोटिंग करवाई थी वहाँ पे, ठीक है। तो राजा वहाँ का हिंदू था और जनता वहाँ की मुस्लिम थी, ठीक है। तो राजा से वोटिंग कराने के बाद वो क्या हो गई, रियासत उसको भी विलय कर लिया गया। फिर इसके बाद और बताते हैं। तो क्या किया था इनने, इनने 565 रियासतों को भारत में क्या किया गया था, विलय किया गया था। और ये 1931 में, कब, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। कौन से 49वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में क्या किए जाते थे, ये जाने जाते थे। इन्हें एक अलग सा नाम भी दिया गया था। ये 365 रियासतों को विलय के रूप में इनको लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता था, मतलब भारत का आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन भी कहा जाता है। इनके अंदर लोहा नहीं था, मतलब एक इनके इतनी दृढ़ शक्ति थी कि इन्होंने 565 रियासतों को एक कर दिया, ठीक है। एक थी जूनागढ़, याद आ गया, एक जूनागढ़ रियासत थी उस टाइम, जिसमें क्या हुआ था, अधिकतर जनता क्या थी, हिंदू थी और राजा था मुस्लिम। तो वहाँ जूनागढ़ रियासत में क्या किया गया था, वहाँ पे वोटिंग कराई गई, जिसके बाद राजा ने स्वेच्छा से कि चलो ठीक है, हमारी जनता चाहती है कि आप में विलय होना, तो हम वोटिंग के माध्यम से हो गया था, ठीक है। जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासत थी जो क्या कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, और कोई रियासत नहीं। देखिए याद आ गया, हम कह रहे याद था मेरे को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये वाला हमें लगता है कि अधिक से अधिक अब समझाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई के बारे में हम आपको अलग से जीके में पॉइंट बना के डालेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मगर आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें उसमें पता है, जी के बहुत सारी हमारे पास, बस ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम 2 टाइम उसको कर देंगे, 2 टाइम 2 वीडियो डालेंगे, ठीक है। हम ऐसा करेंगे। अब अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए पोलैंड ने अमेरिका के साथ समझौता किया। क्या हुआ, अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए पोलैंड ने बोला कि हमें क्या चाहिए, अमेरिका के साथ हमें क्या चाहिए, आपकी मदद चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपना पहला परमाणु संयंत्र बना सके, जिससे कि हमारे देश में थोड़ी परमाणु संयंत्र से क्या ऊर्जा मिले और कोयले की खपत को क्या हो कम से कम कर सके, ठीक है। और ये अमेरिका की कौन सी किसके द्वारा चुना गया, ये अमेरिकन, किसको चुना गया अमेरिका में, अमेरिकन नहीं है, अमेरिकी फॉर्म वेस्टिंग हाउस, इनको चुना गया। इनसे बोला कि आप क्या कीजिए, हमारे यहाँ संयंत्र को स्थापित कीजिए। ऐसा ना हो कि हम संयंत्र स्थापित करो, उसमें ऐसा कुछ लीकेज हो जाए जिससे कि हमारे लोगों को नुकसान हो या हमें कोई नुकसान हो और संयंत्र अच्छे से स्थापित ना हो पाए। तो इसके लिए बोला उन्होंने अमेरिकी फॉर्म वॉशिंग
हाउस, वॉशिंग हाउस से बोला। और इन्होंने बताया कि इसके कारण हमारा एक एम है कि हम क्या करेंगे, कोई एम तो रखा होगा जिसके तहत ये संयंत्र स्थापित, इन्होंने एम रखा कि कोयले का कम उपयोग, कोयले का कम उपयोग करना चाहते हैं, जिससे कि क्या हो, वातावरण को भी शांति मिले, मतलब वातावरण में इस तरह की नुकसान ना हो। कोयले का कम उपयोग और अधिक ऊर्जा की स्वतंत्रता, अधिक ऊर्जा की स्वतंत्रता, जैसे कि कोई फैक्ट्री प्लांट लगाना है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पे बिजली कटौती ना हो, सरकार उसको क्या सके, कंटिन्यू क्या सके, बिजली दे सके, जिससे कि वो 24 घंटे प्लांट चले और देश को एक उत्पादन के रूप में क्या करे, उसको जोड़ सके और अच्छे से अच्छे आर्थिक स्थिति को इनकी सुधार सके। और इस संयंत्र में क्या बोला गया, इसमें बोला गया हासिल करना। और उसके बाद ये संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा, ये संयंत्र बाल्टिक सागर के तट के पास पोमरानिया प्रांत है, ये पोमरानिया प्रांत है, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, ये संयंत्र को स्थापित करेंगे बाल्टिक सागर के तट पर। क्यों करेंगे इसको, तट पर ही क्यों स्थापित किया जाता है, जैसे कि परमाणु रिएक्शन में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि फायर ब्रिगेड का वेट करें, क्योंकि इतना खतरनाक होगा कि वो आधे से ज़्यादा घंटे में ही पूरा देश तबाह कर दे, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इसकी क्रियाओं को कम रखने के लिए सागर के पास करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ की दिक्कत होती है तो इसका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो सागर में क्या कर सके, बहा सके या सागर में फेंक सके, जिससे कि वो जनता में और लोगों में क्या ना हो सके, उसमें नुकसान ना हो सके, ठीक है। उसके द्वारा होने वाले आग को बचाया जा सके, उससे होने वाली हीटिंग को भी कंट्रोल किया जा सके, इसलिए समुद्र के पास रखते हैं इस प्रकार के प्लांट को, ठीक है। तो ये कहाँ पे, संयंत्र बाल्टिक सागर के तट के पास पोमरानिया प्रांत में किया गया, ठीक है। उसके अंतर्गत कितने, 3 रिएक्टरों के साथ कितने, 3 रिएक्टरों के साथ 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। 3 रिएक्टर क्यों यूज़ किए गए, जैसे कि एक बाई चांस कभी ख़राब हो गया तो एक का एक्स्ट्रा रखने के लिए, ठीक है। तो वैसे 3 परमाणु रिएक्टर, जिसमें एक को एक्स्ट्रा रखा है, उसको चलाएंगे, कम चलाएंगे, टेस्टिंग तो करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो 3 रिएक्टर के साथ 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या करेंगे, ये स्थापित किए जाएंगे और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी ऊर्जा के क्षेत्र में क्या करेंगे, अपनी बढ़ोतरी को हासिल करेंगे और एक उद्योग को और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, विकसित करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, ठीक है, इतिहास में बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है पोलैंड का। बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, वहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, मगर वहाँ की देखिए, कोई भी देश हो, कहीं का भी हो, वहाँ पे घूमो तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। घूमने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, पैसे के लिए जॉब। भारत के साथ अफ्रीका का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया। क्यों, भारत के साथ अफ्रीका का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया। भारत ने इस चीज़ को बताया है कि हम अफ्रीका के साथ क्या करेंगे, त्रिपक्षीय अभ्यास करेंगे। इसके अंतर्गत भारत, तंजानिया प्लस मोजाम्बिक की
नौसेनाओं द्वारा कब किया जाएगा ये, या कर चुके हैं ये 27 से 29 अक्टूबर। कुछ चीज़ों को हम बोला था कि बताया नहीं जाता, क्यों नहीं बताया जाता, आने वाले खतरे को रोकने के लिए, ठीक है, इसलिए नहीं बताया जाता, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये किया गया दार एस सलाम तंजानिया। दार एस सलाम तंजानिया में क्या किया गया, आयोजित किया गया, इस चीज़ को बताया गया है। और इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई, इसके अंतर्गत भारत की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, पूरा नाम है ये, भारत के इंडियन है सिर्फ, ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS ताशकंद, ये आपको बताया था, तरकास, ताशकंद नहीं है, INS तरकास प्लस एक चेतक हेलीकॉप्टर, ठीक है। और क्या इसके अंदर MAR कॉस विशेष बल, इसके बारे में आपको बताएंगे नहीं ज़्यादा कुछ। ये एक विशेष बल होता है जो अंतरिक्ष के और पानी में भी बहुत सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अभी कहाँ पे नहीं बताएंगे, इसको बताएंगे जीके में बताएंगे इसको। उसके साथ 2 वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं रोज़ की, क्योंकि एक तो हम दे नहीं पा रहे, फिर हम 2 छुट्टियाँ मिलेंगी तो हम 2 के 4 दे देंगे, ठीक है। मगर उसका रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है आप लोगों को, सपोज भी रिस्पॉन्स सही मिले तो हम छुट्टी लेके इस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने है कि भारत के साथ पहला त्रिपक्षीय सुनहरा समझौता, जिसके अंदर भारत तंजानिया मोज़ाम्बिक की नौसेना 27 से 29 अक्टूबर को इसमें भाग लिया था। और दार एस सलाम की तंजानिया में क्या किया था, इस चीज़ को किया गया था। और गाइड मिसाइल फ्रिगेट प्लस INS तरकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर और MARCOS विशेष बल है ये, जो कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता चलेगा, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे स्टैटिक्स जीके में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विश्व बचत दिवस मनाएगा, कौन सा, विश्व बचत दिवस। आप भी बचत करते होगे, ठीक है। तो इसी के तहत क्या किया गया, एक विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। हमारे महीने का ये लास्ट दिन है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इतना ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए कि आने वाले हमारा नेक्स्ट मंथ और अच्छे से जाए, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। और बचत के महत्व को बारे में जागरूकता करने के लिए जागरूकता करने के लिए, ठीक है। बचत के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए इस चीज़ को मनाया जाता है। और इसको पहले 30 अक्टूबर को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, इसको पहले 30 अक्टूबर को मनाया जाता था, परंतु 1984 के बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण इसको कब मनाया जाता है, इसको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योंकि 30 अक्टूबर को हमारी क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, हत्या हुई थी, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हुई थी, तो उनके उपलक्ष्य में इस चीज़ को हटाकर इन्होंने 30 अक्टूबर की जगह 31 अक्टूबर कर दिया गया। और इसे 1924 में
पहली बार मनाया गया था कि 1924 में पहली बार कहाँ पे, इटली के मिलान में, ठीक है। 1924 में क्या हुआ था, इटली पहली बार इटली के मिलान में आयोजित किया गया था। और इसका क्या रखा है, एक थीम भी रखा है जिससे क्या हो, लोगों में इसके प्रति जागरूकता। इसका क्या रखा है, एक थीम भी रखा है। क्या रखा थीम इसका, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। मतलब अभी कुछ बचाओगे तो फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचोगे, ठीक है, अपना फ्यूचर के लिए अच्छा करोगे। जैसे बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो सेविंग प्रॉपर यू फॉर द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए क्या कीजिए, आप सेव कीजिए। आने वाला फ्यूचर पता नहीं कैसा हो, तो इस चीज़ के लिए क्या कीजिए, अभी से ही तैयारी कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर आपका जैसा भी हो तो आप उस पैसे का यूज़ कर सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ, रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, नया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास्ट में बनेगा। क्लास्ट में क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया है कि भारत में नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे होगा, रंजनगांव में होगा। और इसके तहत 500 करोड़ की लागत से क्या किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा। कितनी, 500 करोड़ रुपए की लागत से इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, रोजगार भी उपलब्ध होगा, प्राइवेट सेक्टर है, रोजगार उपलब्ध होगा। और भी नई नई चीज़ें हैं जो क्या होंगी इसके अंतर्गत उपलब्ध होंगी। और इसमें बताया गया कि सरकार के विकास के तौर पर, सरकार के विकास योगदान, देखिए सरकार भी इसमें क्या करती है, अपना कुछ योगदान देती है। जब कोई नई चीज़ होती है तो अर्ध सरकारी के रूप में क्या होगा, ये खुलेगा, ठीक है। तो सरकार के विकास योगदान के रूप में सरकार इसमें 27.98 करोड़ रुपए का कर रही है, योगदान कर रही है। पॉइंट लगा, नहीं तो आपको समझ ज़्यादा है। 207.98 करोड़ रुपए का कर रही है, इसके तहत योगदान कर रही है। और EMC का विकास के लिए कुल लागत, EMC के विकास की कुल लागत, मतलब एक्यूरेट कितनी लागत है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंपोनेंट या कास्टिंग या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है। इसके लिए कितनी लागत है इसकी, एक्यूरेट 492.85 करोड़ रुपए, ठीक है। इसकी क्या है, लागत है, इस चीज़ को बताया गया, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमें आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है। हम आपको इस टाइप की वीडियो देंगे। हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसको आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, बस थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। आज के लिए इसमें इतना ही।